क्रिप्टो करेंसी बेहद नया और एक्साइटिंग टॉपिक है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और ये सुनते ही ऐसा लगता है कि अरे अब मुझे भी निवेश करना है, लेकिन आपको बिना सोचे समझे किसी भी चीज में निवेश नहीं करना चाहिए। इसीलिए उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेना एक सही डिसीजन होगा। मेरा नाम है अरुण सिंह, इस शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो और इसमें बातें होंगी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट जरूर करें, लेकिन हमारी यहां पर कोशिश ये रहेगी कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चीजों की बातें हों, एक्सपर्ट्स को लाया जाए ताकि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। जहां तक क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का सवाल है तो भारत में तो उसका प्रवेश बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हो रहा है। एक पिक्चर है जो उसका थोड़ा सा हिंट देती है और वो पिक्चर को काफी लोग शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की है जिन्होंने अपने ऑटो रिक्शा पर लिखा हुआ है वी एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी। अब इसकी पुष्टि हम इंडिपेंडेंटली तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पिक्चर को प्यार बहुत मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि अरे वाह, जमाना अच्छा आ गया। साल 2021 में कुछ इस तरीके के बैनर्स या पोस्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन इंटरनेट पर शुरू हो गई है, लेकिन अगर आप इस दुनिया से इंट्रोड्यूस नहीं है तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। बेसिक से शुरू करेंगे कि क्या है क्रिप्टो करेंसी, इसकी दुनिया क्या है। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है, यानी जैसे आप अपने नोट और सिक्कों को छू सकते हैं, इसे आप छू नहीं सकते, ये वर्चुअल है। दूसरा, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। डिसेंट्रलाइज का मतलब कि किसी नियामक के अधीन नहीं है। ये कोई बैंक या कोई सरकार इसे रेगुलेट नहीं कर रही है। और भारत की अगर बात करें तो ये फिलहाल सरकार के नियंत्रण से बाहर है। तो वो फिलहाल जो है वो बहुत जरूरी है कि इस वक्त ये सरकार के नियंत्रण में नहीं आती है। वहीं इसके शुरुआत की अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत साल 2009 में हुई थी और पहली क्रिप्टो करेंसी थी बिटकॉइन। और कहा जाता है कि शायद सतोशी नाकामोटो नाम के शख्स ने इसकी शुरुआत की। इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और क्या ये उनका असली नाम भी है या नहीं, पर पहचान कही जाती है कि सातोशी नाकामोटो ने जो है उन्होंने शुरुआत की बिटकॉइन की और वो साल 2009 में हुई। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो क्या है और ये एक आधार बन जाता है क्रिप्टो करेंसी का। तो अंग्रेजी शब्द क्रिप्टो का अर्थ है सीक्रेट या कंसील्ड। अब क्रिप्टो के जो लेन देन हैं वो एक सार्वजनिक लेजर पर रिकॉर्ड होते हैं जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। पर क्योंकि ये सार्वजनिक लेजर है और इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि उस लेजर के साथ छेड़छाड़ हो। वो छेड़छाड़ ना हो, इसीलिए क्रिप्टोग्राफी का सहारा लिया जाता है। क्या है क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टो और ग्राफी, क्रिप्टो यानी सीक्रेट, ग्राफी यानी भाषा। एक सीक्रेट भाषा है क्रिप्टोग्राफी और इसका वास्ता इंक्रिप्शन एल्गोरिदम से है। मैंने कोई ट्रांजैक्शन की, इंक्रिप्शन हुई, जिसके लिए वो ट्रांजैक्शन उन्होंने डीक्रिप्ट किया और हम दोनों ये पब्लिक और प्राइवेट कीज के जरिए कर रहे हैं। उदाहरण के लिए व्हाट्सएप चैट जैसे हम कहते हैं कि इंक्रिप्टेड है। कोई अगर उन चैट्स को देखे भी तो अलग भाषा में देखेगा, तो वो इंक्रिप्शन होती है और वहीं से क्रिप्टोग्राफी है और वहीं से क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन जिस तरीके से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के भी दो पहलू हैं। यानी इसमें कुछ अच्छाइयां या कुछ बुराइयां हैं या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं। एडवांटेजेस की पहले बात कर लेते हैं। वो ये कि ये पोर्टेबल है। जैसे जो आपकी फिजिकल करेंसी है उसे आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परेशानी हो सकती है, लेकिन इसमें वो नहीं है क्योंकि ये डिजिटल है। आगे ये डिविजिबल है, यानी जरूरी नहीं है कि जैसे एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, तो जरूरी नहीं है कि आप एक बिटकॉइन में ही ट्रेडिंग करें। आप 0.001 बिटकॉइन की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये विभाज्य है। आगे ये महंगाई दर से सुरक्षित है, इन्फ्लेशन का इस पर खास असर नहीं पड़ता है। लेकिन अब कुछ डिसएडवांटेजेस पर आ जाते हैं। सबसे पहले कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखता है क्रिप्टो करेंसी, यानी वॉलेटाइल बहुत है। पल में तोला पल में माशा, ये इसके लिए कहना गलत नहीं होगा, तो वो एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज मानी जा सकती है। उसके आगे अनिश्चित भविष्य।
खासतौर पर भारत में, क्योंकि भारत सरकार ने कभी भी क्रिप्टो करेंसी पर अपना कोई क्लियर स्टैंड नहीं दिया। ना तो वो पूरी तरीके से इसे बैन करने की बात करते हैं, ना तो वो पूरी तरीके से इसे रेगुलेट करने की अभी तक बात हुई है। तो अनिश्चित भविष्य है। अगर कोई बिल ऐसा आता है जिसमें कुछ फैसले लिए जाएं जो इसके हित में ना हो, तो हां, भविष्य थोड़ा धुंधला भी हो सकता है। तो एक डिसएडवांटेज यहां है। और आखिर में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में कोई बैंक, कोई सरकार इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल अवैध हरकतों के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि मैंने उतार चढ़ाव की बात की, तो शायद आपके जहन में आ सकता है कि ये तो स्टॉक्स जैसा है। लेकिन स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा अंतर है, और उसी अंतर को समझाने के लिए ला रहे हैं हम हमारा अगला सेगमेंट, जिसका नाम है वर्सेस, जिसमें हमने मदद ली है दो भाइयों की। देखिए, क्रिप्टो करेंसी वर्सेस स्टॉक्स। मैं आपको बताऊंगा स्टॉक्स के बारे में और मैं बात करूंगा क्रिप्टो की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की। ये आज से नहीं बल्कि सेंचुरी से एग्जिस्ट कर रहे हैं। हां, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये ज्यादा पुरानी नहीं है। पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन थी और उसकी शुरुआत साल 2009 में हुई, तो इसे लेटेस्ट कहा जा सकता है। अगला पॉइंट, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें शेयर्स में डीलिंग होती है, इक्विटी भी जिसे हम कहते हैं। जब कोई कंपनी पब्लिक जाती है तो वो जनता में अपने शेयर्स बांटती है, जिसकी ट्रेडिंग एक्सचेंजेस में होती है। इधर क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजों में डीलिंग होती है क्रिप्टो करेंसीज में। ये बिटकॉइन हो सकती है, ये इथेरियम, डॉजकॉइन, ऐसे कई करेंसीज है, उनकी ट्रेडिंग होती है। जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके काम करने का समय तय है। ओपनिंग बेल, क्लोजिंग बेल आपने सुना होगा। तो जो अलग अलग एक्सचेंजेस हैं उनका अपना टाइम है और वो उसी में काम करती है। ट्रेडिंग सिर्फ उन्हीं आवर्स में होती है। यहां की एक्सचेंजों के द्वार हमेशा खुले हैं, 24/7, पूरा साल। स्टॉक ट्रेडिंग में सरकार का नियंत्रण रहता है, जिसे हम रेगुलेटेड भी कहते हैं। सेबी का जैसे आपने नाम सुना होगा, भारत में सेबी इन सब चीजों की देखरेख करती है। सरकार का इसके ऊपर काफी कंट्रोल रहता है। अच्छा, यहां का सबसे बड़ा पॉइंट ही यही है कि इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। ये इसका बेसिक मॉडल है कि कोई भी सरकार, कोई बैंक इसे रेगुलेट ना करे। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसे एक पब्लिक लेजर पर रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। आखिर में बात करते हैं मुनाफे और जोखिम की, और ये वाला पॉइंट सुनकर मेरे भाई थोड़े खफा हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग की जहां तक बात है तो उसमें मुनाफा और जोखिम मध्यम रहता है। हालांकि इनकी तरफ जो हालात हैं वो थोड़े उलट रहते हैं। अरे जनाब, रिस्क है तो इश्क है। मुनाफे और जोखिम की अगर यहां पर बात करें तो हां, जोखिम ज्यादा है लेकिन मुनाफा भी ज्यादा हो सकता है। तो वर्सेस में दोनों भाइयों ने अच्छे तरीके से आपको फर्क समझा दिया है क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक्स के बीच में। अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है चर्चा। और उसमें आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कॉइन स्विच कुबेर के सीईओ आशीष सिंघल। कॉइन स्विच ने एनडीटीवी के साथ पार्टनर किया है इस शो कॉफी एंड क्रिप्टो के लिए, और आज चर्चा इस पर होगी कि जो पहली बार निवेश कर रहा है वो कैसे करे। अगर मतलब आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहते हैं तो कैसे शुरू करें, और यही मेरा पहला सवाल है आशीष आपके लिए। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना बाकी इन्वेस्टमेंट की ही तरह है। जैसे आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप छोटे से अमाउंट से शुरू कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपके लिए सही है या गलत। कॉइन स्विच कुबेर पे हमने काफी आर्टिकल्स, वीडियोस क्यूरेट करे हैं, जिसके थ्रू आप पहले जान सकते हैं कि ये इंडस्ट्री आपके लिए सही है, ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है या नहीं। जब आप ये जान लें तो अपनी केवाईसी कंप्लीट करके आप 100 रुपए से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और इसको हमने इतना इजी बनाया है कि जैसे आज आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है, उतने ही इजीली आप इसमें बाय सेल ऑफ बिटकॉइन आप कर सकते हैं। आपने बिटकॉइन का नाम लिया, तो क्या उसके अलावा और भी करेंसीज हैं जिनमें कोई भी इंसान, कोई भी शख्स डील कर सकता है? तो आजकल हम अराउंड 80 करेंसी सपोर्ट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, और इन करेंसीज, बिटकॉइन के बारे में सब जानते हैं, बट इन 80 करेंसीज के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। आप वहां जाके जान सकते हैं कि डिफरेंट करेंसीज कैसे हेल्प कर रही हैं एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को, और वो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या। एक और चीज बताइए कि जिस करेंसी में मैं उछाल देख रहा हूं, तो क्या उसमें इन्वेस्ट करना सेफ मानना चाहिए? पर दूसरा इसका पहलू यह भी हो सकता है कि अगर उसमें उछाल इतना ज्यादा है तो गिरावट भी उतनी ही आ सकती है। तो आप क्या कहेंगे कि जिसमें उछाल ज्यादा है वो ज्यादा सेफ कहेंगे आप उसे? इसमें उतार चढ़ाव तो हर करेंसी में चलता ही रहता है, बट
अगर आपको अच्छा इन्वेस्ट करना है तो आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। आप ये मत देखिए कि कौन सी करेंसी ज्यादा ऊपर या नीचे जा रही है, बट आप ये देखिए कि किस करेंसी का फ्यूचर ब्राइट है, किस करेंसी में उसे बनाने के पीछे क्या मोटिव है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसके पीछे टीम कितनी अच्छी है, उसको कितने अच्छे लोगों ने बैक करा है। जैसे आप एक नॉर्मल कंपनी को इवैल्यूएट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले, उसी तरह क्रिप्टो में भी वो रिसर्च करिए, राइट? सिर्फ उसका उतार चढ़ाव के बेसिस पे इन्वेस्ट मत करिए, बिकॉज दैट इज मोर गैम्बल। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे एक बहुत बड़े क्रिप्टो फ्रॉड की, जहां पर $600 मिलियन की डकैती हुई, और वहीं आप क्रिप्टो फ्रॉड से खुद को बचा कैसे सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे राजशेखर राजहरिया से। तो कहीं भी जाइएगा मत, ब्रेक के बाद लौटेंगे एक और चर्चा के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो, मेरे यानी अरुण सिंह के साथ, और अब वक्त है एक और चर्चा का जो हम करने वाले हैं हमारे मेहमान राजशेखर राजहरिया के साथ। ये इंटरनेट सिक्योरिटी रिसर्चर हैं, लेकिन बात हम किसके बारे में करने वाले हैं? बात हम करेंगे हाल ही में हुई क्रिप्टो डकैती के बारे में, जहां हैकरों ने $600 मिलियन चोरी किए, लेकिन फिर पैसे धीरे धीरे करके लौटा भी दिए। ये डकैती ब्लॉकचेन साइट पॉली नेटवर्क के साथ हुई, जिन्होंने ट्विटर पर इस बात की पुष्टि भी की। तो राजशेखर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि जब जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये बेहद सुरक्षित है, तो फिर ये डकैती कैसे, ये हैकिंग कैसे? अरुण, जब भी कुछ होता है लाइक वर्ल्ड में, आप किसी भी वेबसाइट को 100% सिक्योर नहीं बता सकते। यहाँ तक कि गूगल और फेसबुक भी अपने आप में सिक्योर नहीं है। वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए व्हाइट हैट हैकर्स या फिर कुछ प्रोग्राम चलाते हैं जहाँ पे वो अपने आप को सिक्योर कर सकें। यही चीजें क्रिप्टो पे भी अप्लाई होती है। क्रिप्टो कोई बहुत ही पुराना 20 साल से चलता हुआ नेटवर्क नहीं है, ब्लॉकचेन अभी नहीं है, और काफी जो नेटवर्क है, नेटवर्क में वल्नरेबिलिटी हो सकती है और वहां से हैकिंग पॉसिबल है। यहाँ पे भी जो हुआ है वो इंटरचेन ऑपरेटिव इनका प्रोटोकॉल था, वहां पे हैकर ने टारगेट किया है, वहां पे उसको कुछ बग मिले जिसका फायदा उन्होंने उठाया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना है तो साथ में एक मैसेज भी भेजना है पैसा रिसीव करने वाले को। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि मैसेज ही रिसीव हुआ, पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो इसका फायदा हैकर्स ने यहाँ पे उठाया और सारा का सारा पैसा ट्रांसफर कर लिया। जब तक कि जो नेटवर्क था उसको पता था सारा पैसा तो ट्रांसफर हो ये कहना राजशेखर गलत नहीं होगा कि यहाँ ब्लॉकचेन पर अटैक नहीं है, ये प्लेटफॉर्म की वल्नरेबिलिटी को अटैक किया गया है? जी, ये प्लेटफॉर्म की ही इशू था। अब ब्लॉकचेन को इसमें डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व कर सकते। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे कुछ क्रिप्टो फ्रॉड्स जो बहुत पॉपुलर हैं या जो अक्सर किए जाते हैं, और आपके और मेरी जो चर्चा हुई इससे पहले उसमें आपने बताया कि सबसे पहले तो डार्क वेब से चीजें चुराई जाती हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बारे में बताइए, क्या है और कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? डार्क वेब आज के दिन सबसे बड़ा बिजनेस हो चुका है, हर हैकिंग के लिए, हर नेटवर्क किसी भी बुरे काम के लिए। और इसमें यूज क्या होता है, हमारे ही अकाउंट यूज होते हैं। अब जैसे अगर हम हैकिंग पे जाए साधारण लैंग्वेज में, अगर लोगों को ये समझना है कि वो अपने अकाउंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो होता ये है कि डार्क वेब के ऊपर पिछले 10-20 साल में जितने भी डेटा ब्रीचेस होते हैं उन सबका डेटा मिल जाता है। उन डेटा के अंदर यूजर्स के कॉम्बो मिलते हैं। कॉम्बो का मतलब डार्क वेब पे आप समझें तो आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड होता है, ईमेल और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। अब होता ये है कि ये हैकर लोग नेटवर्क के अंदर वहां से डार्क वेब से सारा का सारा डेटा चोरी करके नेटवर्क के साथ मैच करते हैं कि उन ईमेल से कौन सा अकाउंट मैच हो रहा है। जो भी अकाउंट उस प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट होता है वहां पे फिर ये आपके सारे के सारे पासवर्ड को 1 बाय 1 ट्राई करते हैं और जहां पे भी लॉगिन हो जाता है वहीं पे आपके अकाउंट के अंदर एक्सेस कर लेते हैं। अब अकाउंट में एक्सेस करने के बाद में ये लोग काफी सारे सिस्टम होते हैं जिनके थ्रू ये निकाल सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में OTP या 2FA इनेबल नहीं है तो आपके अकाउंट से इजीली बिटकॉइन या फिर जो भी क्रिप्टो है वो इजीली निकाली जा सकती है। बाकी दूसरा जो सबसे नॉन आज के दिन हैक है इनका, हैकर्स लोग APIs यूज करते हैं नेटवर्क्स के अंदर, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग क्रिप्टो पे ट्रेडिंग के लिए अकाउंट तो बना लेते हैं लेकिन नॉलेज ना होने के कारण उसको स्टार्ट नहीं करते हैं। और जब क्रिप्टो अपने बहुत ही अच्छे लेवल पे होता है तब हम लोग सोचते हैं कि अब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं।
और वहीं पे हम लोग धोखा खाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट किसी और के पास भी होता है। तो हम आगे बढ़े उससे पहले मैंने जो आपके साथ बातचीत में समझा वो ये है कि प्रोटेक्टेड रहने के लिए सबसे पहले तो जो पासवर्ड हम क्रिप्टो अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें अलग रखें अपने बाकी पासवर्ड से। जी, क्योंकि क्रिप्टो चीज ऐसी है कि अगर आप सेम पासवर्ड रखेंगे तो ये ऐसी वैसी चीज नहीं कि आपने गूगल पे अकाउंट बना लिया, अदर जगह पे अकाउंट बना लिया। क्रिप्टो का यूज ही फ्रॉड के लिए होता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर यूज हो सकता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। तो अगर आपका सेम पासवर्ड है, आप यूज नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर पैसा नहीं है, तो भी कोई और अपना पैसा डाल सकता है उसके अंदर और मिसयूज कर सकता है। तो क्रिप्टो का जो आपका अकाउंट का पासवर्ड है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। दूसरा, आपने एपीआई की बात की, तो वो वाला जो फ्रॉड है उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? जो एपीआई का फ्रॉड है ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से हैकिंग की जाती है। यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो आपके अकाउंट में हैकर को 1 साल पहले एक्सेस मिला था। अब जितने भी बड़े बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिंग करवाते हैं वो एपीआई का ऑप्शन देते हैं आपको अकाउंट के लिए। और एपीआई के साथ होता ही है कि एक बार अगर आपका एपीआई इनेबल है और क्रेडेंशियल्स हैकर्स के पास चली गई, तो अगर आप अपने पासवर्ड का अकाउंट भी चेंज कर लेते हैं तो उस एपीआई के जरिए वो लोग एक्सेस कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, इवन आपके जो कॉइन है वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो ट्रस्टेड एक्सचेंज है सिर्फ उन्हीं के जरिए ट्रेडिंग करने चाहिए, ये भी आपका कहना होगा। जी राजशेखर जी, हमेशा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म का ही यूज करें और ये देखें कि वो प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग एक्चुअल में करता है कि नहीं करता, क्योंकि काफी फर्जी वेबसाइट है जिनमें आप लॉगिन भी कर सकते हो, आपको वॉलेट का एड्रेस भी दिखेगा लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपका जो बिटकॉइन का वॉलेट है वो आप ब्लॉकचेन के अंदर जाके सर्च कर सकते हैं कि एक्चुअल में वो वॉलेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो एक डमी वॉलेट तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राजशेखर इस जानकारी के लिए। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और वक्त है क्रिप्टो की कक्षा का, जहां पर आज हम समझने वाले हैं फैन टोकन क्या होता है। तो हाल ही में फुटबॉल स्टार लायनल मेसी ने फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को अलविदा कहा और ज्वाइन किया नया क्लब पीएसजी जो बेस्ड है पेरिस में। उन्होंने अपना पूरा करियर बार्सिलोना के साथ बिताया था, इसलिए शिफ्ट की वजह से वो खबरों में है। लेकिन उन्होंने पीएसजी के साथ 2 सालों की डील साइन की है और उनकी एनुअल नेट सैलरी $41 मिलियन की हो गई है। अब आप सोच रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स शोज तो नहीं है, तो ये सारी बातें अरुण यहां पर क्यों कर रहा है? तो बात यह है कि पीएसजी के साथ उनकी जो साइनिंग फी है उसमें शामिल है क्रिप्टो करेंसी फैन टोकन्स। और जैसा मैंने आपको कहा कि आज यही शब्द हम समझने वाले हैं। हमारे साथ हैं रोहास नागपाल जो है चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट रैप्ड एसिड प्रोजेक्ट में। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहास हमारे शो कॉफी एंड क्रिप्टो में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं क्या होते हैं फैन टोकन? अरुण जी, जो फैन टोकन होते हैं वो एक स्पेशल तरह की क्रिप्टो करेंसी है जिसको खरीदने के बाद आप अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम की अलग अलग चीजों के लिए वोटिंग कर सकते हैं कि जैसे उनका जो ट्रेनिंग का मैदान है उसका नाम बदल के क्या रखना चाहिए, या जो कैप्टन है उसके यहाँ पे जो आर्म बैंड में लिखा होता है क्या लिखा होना चाहिए। पर यह अलग इसलिए है कि आप इसे डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हैं। पहले आपको एक CHZ नाम की क्रिप्टो खरीदनी पड़ती है और फिर उनकी जो स्पेशल ऐप है सोशियोज नाम की, वहां जाके आप अलग अलग टीम की फैन टोकन खरीद सकते हैं। और जितने ज्यादा टोकन उतने आपकी वोट की ज्यादा कीमत। तो एक तरह से ये सब्सक्रिप्शन है लेकिन क्रिप्टो में डीलिंग हो रही है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं एक बतौर फैन इसे खरीदता हूं तो क्या मुझे फाइनेंशियल फायदा भी हो सकता है इससे? जरूर। तो जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये जो CHZ क्रिप्टो है जो आपको खरीदनी पड़ेगी, ये आज के डेट में करीब 25-26 रुपए की चल रही है। पर ये कुछ महीने पहले पीक हुई थी तो उसकी कीमत ऑलमोस्ट 70 रुपए थी, पर 2 साल पहले ये 30 पैसे की थी। तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि इसकी कीमत बहुत ही ऊपर नीचे जाती है। तो जरूर आप कमा भी बहुत सकते हैं और गवा भी बहुत सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसमें भी ट्रेडिंग की जा सकती है? जरूर, इसमें ट्रेडिंग की जा सकती है। तो आप ये बताइए जो फुटबॉल क्लब है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, तो उनको इससे क्या फायदा मिलता है? हाँ जी, तो जब भी कोई फुटबॉल क्लब की नई टोकन निकलती है, तो जैसे जोमेटो का अभी IPO निकला था तो आप एक रेट पे खरीदते थे, वैसे जब नया टोकन निकलता है तो फिक्स रेट पे बिकता है। तो आधे जो पैसे होते हैं वो प्लेटफॉर्म ले लेता है और आधे उस टीम को जाते हैं, तो वो टीम को उसमें काफी प्रॉफिट हो सकता है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अब आखिर में एक और सवाल ले लेते हैं। यहां उदाहरण के तौर पर हम मेसी की बात कर रहे हैं, पीएसजी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या सिर्फ फुटबॉल टीम्स ही हैं जो इन फैन टोकन्स का इस्तेमाल कर रही हैं? नहीं, इनफैक्ट फुटबॉल के अलावा फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम्स, बास्केटबॉल टीम्स, MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स की टीम्स भी कर रही हैं। और आप जान के आपको खुशी होगी कि इंडिया की 3 IPL टीम भी इसका पार्ट बन रही हैं।
कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स एंड रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, ये भी अब इस प्लेटफॉर्म को यूज करने वाली हैं। अरे वाह, तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि टीम को सपोर्ट करने के लिए उनकी जर्सी या फिर कैप ही पहननी है, बल्कि आप वर्चुअली भी उनका सपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल ये शो खत्म होता है। मेरा नाम है अरुण सिंह और आखिर में जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका कोई फीडबैक है या आपका कोई सवाल है तो उसकी वीडियो बनाकर आप हमें भेजिए, हम अपने शो में उसे शामिल करेंगे। जब आप सोशल मीडिया पर उस वीडियो को डालें तो हैशटैग का इस्तेमाल कीजिएगा क्रिप्टो विद एनडीटीवी। सो हैशटैग क्रिप्टो विद एनडीटीवी का इस्तेमाल कीजिएगा, या आप एनडीटीवी इंडिया और मुझे टैग भी कर सकते हैं और हम उस फीडबैक और उस वीडियो को इस शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही मेरी तरफ से आपको अलविदा।